हेलो फ्रेंड्स। आज से हम अपना एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं पीटी 365 को लेकर। हमारा टारगेट ये है कि आपको 20 मिनट से 30 मिनट लेक्चर्स में आपको पूरी पीटी 365 कराई जाए। इसमें हम आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट सारी पीटीज कवर करेंगे विद स्क्रैच। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारा जो एम है, हमने आपको हमेशा से कहा है कि आप सबका प्रीलिम्स हमारे भरोसे। हम कोशिश करेंगे कि आपका प्रीलिम्स किसी भी तरीके से आपका क्वालिफाई हो। हम अपने एंड से पूरी जान लगा देंगे इस चीज़ को लेके। तो हमारे जो एम है, हम आपको पीटी 365 कवर कराएंगे जल्द से जल्द। उसके बाद हम आपको वैल्यू एडिशन भी कराएंगे, ताकि अगर पीटी 365 से क्वेश्चन आजकल हम देख रहे हैं कि कम आ रहे हैं, तो उस चीज को दूर करने के लिए हम आपको वैल्यू एडिशन अलग अलग इंस्टीट्यूट के मटेरियल से आपको वो नोट्स भी कराएंगे। तो आप सब हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, और हमारा जो एम है वो आपको आने वाले महीनों में जरूर दिखेगा। ठीक है। और आपको किसी भी तरह की डाउट होती है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड फ्रॉम टुडे वील स्टार्ट विद द पॉलिटी पीटी 365। ये पीटी आपकी अप्रैल से अक्टूबर की करंट अफेयर्स की है। ठीक है। जैसे जैसे पीटी आएगी और हम और भी लेक्चर्स बनाते रहेंगे। ठीक है। आज हम कोशिश करेंगे आपका पहला यूनिट कवर कराने की, इलेक्शंस। ठीक है। हम छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आपका इंटरेस्ट लूज ना हो। आप एक सेक्शन हमारे वीडियो से देखिए क्विकली। आप उस हमारा वीडियो देखने के बाद आप क्विकली उस उन पेजेस को अपनी पीटी से एक बार रिवाइज करिए। इससे क्या होगा, आपको बेटर समझ में आएगा और आप साथ के साथ रिवीजन और याद करते चलेंगे। ठीक है। बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, बहुत लंबा, आप एक साथ बहुत सारी चीजें देखते हैं तो आपकी रिकॉल करने की पावर कम होती रहती है। ठीक है। तो हम आज से शुरू करते हैं इलेक्शंस। और इलेक्शन में आपकी पहली न्यूज जो है वो है साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो हमको यहां पर समझना क्या है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होता क्या है। ये कुछ नहीं, आपका लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन जब साथ में कराए जाते हैं उसको कहते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन। साइमल्टेनियस इलेक्शन का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन एक ही दिन में कराए जाएं। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब यही है कि अलग अलग फेजेस में एक ही साथ कराए जाएं दोनों इलेक्शन। ठीक है। यहां पर आपको प्रीलिम्स के लिए आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि आपका अनएक्सपायर्ड टर्म क्या होता है। जो बिल आया है कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, उसमें अनएक्सपायर्ड टर्म की डेफिनेशन क्या है। इसमें डेफिनेशन ये है कि जो आपका फुल टर्म होता है, जो कि 5 साल होता है, उसके पहले अगर कभी डिसोल्यूशन हो जाता है तो जो बचा हुआ टाइम पीरियड है उसको अनएक्सपायर्ड टर्म कहते हैं। सपोज अगर मान लीजिए 4 साल बाद आपकी लोकसभा लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो आपका अनएक्सपायर्ड टर्म कितना होगा? सिंपल 1 साल का होगा। तो दिस इज व्हाट अनएक्सपायर्ड टर्म मींस इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इसके साथ साथ आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि साइमल्टेनियस इलेक्शन हमारी कंट्री में 1967 तक होता था। उसके बाद ये डिसकंटिन्यू हो गया। क्यों? क्योंकि प्री मेच्योर डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज इन 68 69 और लोकसभा इन 1970। तो यहां पर आपको जो चीज याद रखनी है वो है साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या होता है, अनएक्सपायर्ड टर्म क्या होता है। उसके अलावा हमारी कंट्री में कभी साइमल्टेनियस इलेक्शन रहा है तो कब तक रहा है। ये 3 4 बातें आपको इस वाली न्यूज से ही कवर करनी है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। ठीक है। अब हम आ जाते हैं दूसरी न्यूज में। तो दूसरी न्यूज है स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो सबसे पहले हमें यहां पर जो बात नोट करनी है ये है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो इसका कौन सा आर्टिकल है? इसका आर्टिकल है 243 के। देखिए यहां पर भी दिया गया है। ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है कि स्टैट्यूटरी है कि आपकी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि सवाल जब बनता है तो एक स्टेटमेंट ऐसे ही दिया जाता है। फिर हमें ये पता होना चाहिए इसका काम क्या है। इसका काम है लोकल
गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उसका इलेक्शन कराना। लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं? आपके पंचायत हो गए, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गए। तो इनके जो आपके इलेक्शंस होते हैं वो कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन, यहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए यूपीएससी ये कह सकता है कि स्टेट असेंबली के इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगा। ये स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन कौन कराता है? आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और क्या कराता है? लोकसभा के इलेक्शन कराता है, प्रेसिडेंट और वीपी के भी इलेक्शन कराता है, राज्यसभा के इलेक्शन कराता है। तो यहां पर आपसे अगर सवाल आता है तो ये ध्यान आपको रखना है, ईसीआई किसके इलेक्शन करता है और स्टेट इलेक्शन कमीशन किसके इलेक्शन कराता है, ठीक है। उसके अलावा आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में, जैसे इसको बारे में आपको पता होना चाहिए कि गवर्नर इसको अपॉइंट करते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को, लेकिन रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कैसे रिमूव करते हैं? हाई कोर्ट जजेस का जो प्रोसीजर होता है वही अप्लाई होता है रिमूवल के लिए। तो यहां पर तीन बातें आपको पता होनी चाहिए कि अपॉइंटमेंट और कंडीशन ऑफ सर्विस किसके हाथ में है? गवर्नर के हाथ में। रिमूवल किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट के हाथ में है। कैसे रिमूव होता है? जैसे हाई कोर्ट जजेस रिमूव होते हैं वैसे ही स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रिमूव होते हैं, ठीक है। इस वाली न्यूज में और आपको बिल्कुल कुछ ध्यान नहीं देना, ये सब मेंस का मटेरियल है कि वो क्या क्या काम करते हैं लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए, क्या कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिलिमिट करना, ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, ये सारी चीजें आपके मेंस के लिए काम आती हैं। प्रीलिम्स में जो काम आएगा वो मैं आपको करा रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। फिर आती है आपकी न्यूज डीलिमिटेशन कमीशन की। तो डीलिमिटेशन कमीशन को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए डीलिमिटेशन क्या होता है। डीलिमिटेशन होता है प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग नंबर ऑफ सीट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। आप सबको पता है कि हमारी कंट्रीज में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड होती हैं, उस पे इलेक्शन होता है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे स्टेट असेंबलीज का हो। तो ये वाला जो काम होता है सीट्स फिक्स करना, नंबर ऑफ सीट्स और बाउंड्रीज, ये कौन कराता है? डीलिमिटेशन कमीशन कराता है, ठीक है। तो डीलिमिटेशन कमीशन का आपको काम पता चल गया। अब काम पता चल गया तो आपको ये भी मैंने कहा ना, बॉडी जब भी आप पढ़ो तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्टैट्यूटरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ये सारा आपको पता हो। तो ये है स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी है यानी किसी लॉ के हिसाब से आपकी ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूट होती है, ठीक है। तो यहां पर हमने डिलिमिटेशन समझ लिया, स्टैट्यूटरी बॉडी समझ लिया। एक चीज और हमें पता करनी है कि ये 4 बार ये कमीशन बनाया गया, 1952 में, 63 में, 73 में, 2002 में। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है कि कितनी बार ये कमीशन बना है, तो 4 बार बना है, ठीक है। ये आर्टिकल भी आपको याद रखना है, 82। आर्टिकल 82 क्या कहता है? डिलिमिटेशन इज डन बाय अथॉरिटी एंड इन सच मैनर एज पार्लियामेंट बाय लॉ डिटरमाइन। तो पार्लियामेंट अपना लॉ बना के डिलिमिटेशन के प्रोसेस को रेगुलेट कर सकता है, ठीक है। ये क्या कहां से पता चलता है? 82, आर्टिकल 82 से, ठीक है। एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि डिलिमिटेशन कमीशन के डिसीजन फाइनल होते हैं, लेकिन अभी जो केस न्यूज आई है वो ये कह रहे हैं कि अगर ये आर्बिट्ररी है, डिलिमिटेशन कमीशन का जो डिसीजन है वो आर्बिट्ररी अगर हुआ तो जुडिशियल रिव्यू लग जाएगा, ठीक है। ये भी एक तरह का स्टेटमेंट बनाया जा सकता है कि यूपीएससी कह सकता है कि डिलिमिटेशन कमीशन डिसीजन आर अबव जुडिशियल रिव्यू। तो आप यहां पर क्या करेंगे? ऐसे स्टेटमेंट को गलत करेंगे, ठीक है। फिर आपको कॉम्पोजिशन पता होना चाहिए डिलिमिटेशन कमीशन का। तो कॉम्पोजिशन क्या है? सर्विंग या रिटायर्ड आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ठीक है। फिर आपका चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी, या वो इलेक्शन कमिश्नर जो सीईसी ने अपॉइंट किया है अपने बिहाफ पे। फिर जिस स्टेट का आप डिलिमिटेशन करने जा रहे हैं वहां के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। सिंपल कंसेप्ट कि सर्विंग रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस, सीईसी या ईसी या एसईसी, जो जिस स्टेट का डिलिमिटेशन होने वाला है।
तो इस वाले न्यूज़ आर्टिकल में आपको ये देखना था कि डिलिमिटेशन क्या होता है, फिर आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 82 क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसके अलावा कितनी बार ये बना है, 4 बार बना है, और इसका जो डिसीजन है वैसे तो फाइनल है, लेकिन आर्बिट्ररी होने के केस में इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, ये 4 से 5 बातें ही इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट है। फिर हम आ जाते हैं ईवीएम वीवीपैट पे। तो आपको ईवीएम वीवीपैट में समझना पड़ेगा ईवीएम क्या होता है। इट इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो आप ऐसी मशीन देखते हैं जिसमें बटन्स होती हैं और यहाँ पे कैंडिडेट्स के नाम लिखे होते हैं, तो वोटिंग के लिए यूज होती है मशीन। उसी के साथ वीवीपैट को आपका फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा कि वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है, वीवीपैट का मतलब ये होता है। ठीक है, वीवीपैट क्या होती है, इसी के साथ एक अटैच्ड एक मशीन होती है जिसमें सपोज आपने एक्स कैंडिडेट के लिए बटन दबाई, तो इस वाली मशीन में एक पर्ची निकलेगी, उसमें आपको दिखता है कि किस कैंडिडेट के लिए आपने वोट किया। आपने देखा यहाँ पे एक्स के लिए दबाया था, तो यहाँ पे एक्स की एक रिसीट आती है और वो फिर डब्बे में जाके गिर जाती है, आपको नहीं मिलती है, वो डब्बे में जाके गिर जाती है। ठीक है, ऐसा वोटिंग में होता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा टाइमलाइन समझते हैं कि ये कैसे ये एवोल्यूशन हुआ ईवीएम वीवीपैट का। तो ईवीएम से पहले हमारे पास होते थे बैलेट पेपर्स। तो बैलेट पेपर्स से के ज़माने में आपके पास बहुत सारे वोट्स नल एंड वॉइड हो जाते हैं, बहुत दिक्कतें आती थी। तो 1982 में ईवीएम मशीन पहली बार यूज हुई थी बाय इलेक्शंस ऑफ इलेक्शन इन केरला। उसके बाद क्या हुआ, जब वहां पे सक्सेसफुल दिखा तो आरपीए 1951 को अमेंड किया गया, वाई टू परमिट द यूज ऑफ ईवीएम 1989 में। उसके बाद क्या देखते हैं हम, 2004 में ईवीएम को जनरल इलेक्शंस में यूज किया गया लोकसभा में। ठीक है, अभी तक असेंबली इलेक्शन में चल रहा था, 2004 में हमने उसको लोकसभा इलेक्शंस में भी यूज करना शुरू किया। फिर हम देखते हैं 2013 और 2019 में क्या होता है, वीवीपैट की जो सुविधा होती है उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ईवीएम के साथ लेके आए। ठीक है, ताकि जो वोटर्स हैं उनको वेरीफाई हो कि उनका वोट कहाँ जा रहा है। ठीक है, अभी मैंने आपको वीवीपैट का सिस्टम बता दिया कि वो कैसे काम करता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन के थ्रू बताया। इसमें आप इस न्यूज़ आर्टिकल में आपको क्या समझना है कि जो आपकी ईवीएम मशीन है वो आपकी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मिलके बनाती है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि गोवा पहला स्टेट था जिसने वीवीपैट सारे ईवीएम के साथ यूज किया था लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में। तो अभी हमने ईवीएम के लिए पढ़ा था कि असेंबली इलेक्शन केरला से शुरुआत हुई थी, फिर हम देख रहे हैं कि वीवीपैट सारी मशीन्स में, सारी ईवीएम मशीन के साथ पहली बार कब यूज हुआ था, गोवा में 2017 के इलेक्शंस में वहां के यूज हुआ था। ठीक है, इसके अलावा आपको ये सब कुछ नहीं ध्यान देना, बस एक चीज ये समझनी है कि ये स्टेटमेंट आ सकता है कि जो ईवीएम होती है वो एक्सटर्नल पावर सोर्स नहीं लेता है। ठीक है, एक्सटर्नल पावर सोर्स नहीं लेता है, वो इनबिल्ट बैटरी से रन करता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी पॉइंट याद रखिएगा, डज नॉट परमिट मोर देन 4 वोट्स पर मिनट, डिटरिंग बूथ कैप्चरिंग। तो ये दो एडवांटेजेस ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर स्टेटमेंट बनेगा तो ज्यादा से ज्यादा इन दो स्टेटमेंट से बनेगा, अदरवाइज आपको वीवीपैट क्या होता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि गोवा में पहली बार यूज हुआ था वो सारी ईवीएम के साथ, और आपको ईवीएम की थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री पता होनी चाहिए, बस। इससे ज्यादा इस न्यूज आर्टिकल में आपके लिए प्रीलिम्स के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। फिर हम आ जाते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं। देखिए, इलेक्शन से पहले जो गाइडलाइंस सब पे अप्लाई होती हैं, इलेक्शन कमीशन जो लेके आता है उसको हम कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जेनेसिस हम देखते हैं तो 1960 में हमें मिलता है अगेंस्ट स्टेट असेंबली इलेक्शंस इन केरला। तो ये आपको जेनेसिस मिलता है। बाकी ये सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं किसके लिए, ऑब्वियसली कैंडिडेट्स के लिए और पार्टीज के लिए, ताकि इलेक्शंस में ना फेयर इलेक्शन हो, सब पे रूल्स एप्लीकेबल हो। तो यहां पर आपको इसमें समझना होगा कि एमसीसी जो आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है,
इसका कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है। ये स्टेटमेंट अगर यूपीएससी फंसाएगा तो आपको यहीं फंसाएगा कि एमसीसी इज गिवन इन आरपीए एक्ट, एमसीसी इज गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन, या एमसीसी हैज स्टैट्यूटरी बैकिंग। ये सारे स्टेटमेंट गलत होंगे। ये ईसीआई का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है उनका, कोई स्टैट्यूटरी कोई लॉ नहीं बन रखा एमसीसी के ऊपर, ठीक है। ये बात आपको इसमें ध्यान देनी है। इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ नहीं समझना है इसमें। आपको बस ये चीज आप देख सकते हैं कि एमसीसी में एक्टिविटीज कौन सी प्रोहिबिट होती हैं, वो भी आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रीलिम्स के लिए पर से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको ये ध्यान देना है कि एमसीसी क्या होता है और ये स्टैट्यूटरी बैकिंग है कि नहीं है, बस इसमें ये चीज आपको पता होना चाहिए। फिर हम आ जाते हैं लोकसभा इलेक्शन में। तो लोकसभा इलेक्शन में बस इसमें ये चीज आप समझिए इस आर्टिकल में कि सिंगल मेंबर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है आपकी, ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक साथ लड़ सकते हैं। पहले क्या होता था कि आप कितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ सकते थे, बट आफ्टर अमेंडमेंट आपका क्या चेंज हुआ कि अब आप एक ही 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैक्सिमम लड़ सकते हैं, ठीक है। ये चेंजेस आए आपके। उसके अलावा आप ये देखिए आर्टिकल 329 जो है आपका, आर्टिकल 329 बी में कुछ भी आपका ज्यादा खास चीजें नहीं है, ठीक है। ये आप रीड कर सकते हैं, कुछ भी इसमें आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलेगा नहीं, ठीक है। आप एक बार रीड कर सकते हैं। बस इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्शन पिटीशन कहाँ जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जाता है आपके हाई कोर्ट पे। तो अगर आपको कोई इलेक्शन से लेके आपको कोई भी केस है, आपको कोई भी डिसएग्रीमेंट है, तो कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट के पास जाएगा। बस ये पता होना चाहिए आपको। बाकी एक बार इसको रीड कर लीजिएगा आप। फिर उसी तरह नॉमिनेशन इन इलेक्शन, देखिए कोई भी नॉमिनेशन, जैसे आपने सुना होगा कि फलाने कैंडिडेट वेंट फॉर हिज नॉमिनेशन पेपर्स, तो नॉमिनेशन एक तरह से आप कह सकते हैं वो अपना एप्लीकेशन दे रहे हैं इलेक्शन लड़ने का, ठीक है। इलेक्शन लड़ने का जो है रिटर्निंग ऑफिसर, जो वहाँ के ऑफिसर होते हैं, उनको अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम केस लड़ना चाहते हैं। तो इसको कहते हैं नॉमिनेशन इन इलेक्शन। इसके लिए आरपीए में प्रोविजंस हैं, कौन कौन से आपको क्राइटेरियाज पूरे करने हैं, उसमें आपका नॉमिनेशन होगा। तो एक चीज जो आपको ध्यान देनी है, बस ये ध्यान देनी है कि आपकी जो नॉमिनेशन की स्क्रूटनी होती है, उसके बाद आपको आपका नॉमिनेशन रिजेक्ट किया जा सकता है बेस्ड ऑन मेनी क्राइटेरियाज। उसमें एक ये भी होता है कि डिफेक्ट ऑफ सब्सटैंशियल कैरेक्टर। इससे ज्यादा इस वाली न्यूज में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बस यहाँ पर ये सब कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है कि एक प्रपोजर चाहिए होता है, 10 प्रपोजर चाहिए होता है। मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी इतना लेवल पे जाएगा जहां आपसे पूछेगा कि रिकग्नाइज पार्टी के कैंडिडेट को कितने प्रपोजर चाहिए होते हैं। ऐसा नहीं पूछेगा। वो ज्यादातर चीजें कंसेप्चुअल लेवल पे रखते हैं, और उस लेवल से आपको यहाँ पर बस ये चीज ध्यान देनी कि नॉमिनेशन क्या होता है। नॉमिनेशन में आपका जो आपका रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो कैसे काम करते हैं, बाकी आप एक बार रीड कर लीजिएगा। ज़्यादा इसमें प्रीलिम्स को लेके कुछ है नहीं। बाकी रीपोलिंग में भी आप रीड कर लीजिए, कुछ भी प्रीलिम्स के रिलेटेड नहीं है। फिर साइलेंस पीरियड, हाँ साइलेंस पीरियड ये होता है कि आपका 48 घंटे 48 आवर्स पोलिंग से पहले आपकी सारी कैंपेनिंग बंद हो जाती है, ठीक है। ये चीज को हम कहते हैं साइलेंस पीरियड। अब ये साइलेंस पीरियड एक्सप्लिसिटली कहीं दिया नहीं गया है, ये चीज आपको ध्यान देना है। जैसे मैंने एमसीसी के साथ आपको बताया था, वैसे ये एक्सप्लिसिटली कहीं नहीं दिया गया। इट इज जस्ट अ टर्म यूज्ड बाय पीपल इन जनरल, कहीं पर कहीं लिखा नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल, ठीक है, ये दोनों पोल्स आपके कब तक बैन रहते हैं? जब तक सारे पोलिंग ना हो जाए। जैसे अगर मान लीजिए 3 स्टेज में पोलिंग होनी है, ठीक है, 3 फेजेस में पोलिंग होनी है, तो एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल कब तक नहीं आ सकते? जब तक थर्ड फेज की पोलिंग खत्म ना हो जाए, तब तक ये पोल नहीं आ सकते। लॉजिक सिंपल है कि सपोज आपने पहले दिन पोल हुआ, तो आप यहां पर दिखाने लगे कि एक्स पार्टी को ज्यादा वोट्स मिलने की उम्मीद है,
तो दूसरी वाली पोल, जब दूसरे फेज की पोलिंग होगी तो लोग क्या हो सकता है इससे इन्फ्लुएंस हो जाए। तो इस तरह का इन्फ्लुएंस ना हो, इसलिए एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल आखिरी पोलिंग तक बैन रहते हैं। ठीक है, इसमें, और ये चीज मैंने तो पहले ही बता दी थी, वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी वाला हिसाब, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था। पहले आपका 1996 से पहले कोई भी कैंडिडेट कितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ सकता था। 1996 के अमेंडमेंट के बाद अब क्या है कि एक कैंडिडेट मैक्सिमम किस में लड़ सकता है, दो दो कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ठीक है, उसके साथ साथ आपको ये वाली न्यूज में आपको होम वोटिंग क्या है, जैसे किसके लिए, पहले तो ये समझिए, पीडब्ल्यूडी और सीनियर सिटीजन्स अबव 85, ये दो लोगों के लिए देखिए वोटिंग का क्या क्राइटेरिया है। आप कंट्री चाहती है कि हर आदमी वोट करे, तो ये जो लोग हैं जिनको डिफिकल्टी है वोटिंग सेंटर्स में जाने की, तो इनके लिए क्या किया गया है कि एक पोल टीम जाएगी, ठीक है, और वहां इनके पास जाकर पोल इनसे कराएगी, इनका वोट लेगी और फिर वापस आएगी। तो ये होम वोटिंग है। ठीक है, देखिए, नो वोटर इज लेफ्ट बिहाइंड, ये वाला मोटो है कि जो आपके पीडब्ल्यूडीज हैं 40% डिसेबिलिटी के ऊपर, और जो सीनियर सिटीजन हैं 85 ईयर्स के अबव, उनके लिए ये सुविधा है, सबके लिए नहीं है। देखो यहाँ पर आप 85 ईयर्स याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा ईसीआई के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो चाहते हैं कि वोटिंग बढ़े, तो उसमें आपको ध्यान देना है पोस्टल बैलेट के बारे में और प्रॉक्सी वोटिंग के बारे में। पोस्टल बैलेट किसके लिए होता है पहले ये समझिए, सर्विस वोटर्स के लिए होता है। ठीक है, वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी दूसरा, और तीसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन पे जो लोग हैं उनके लिए होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए पोस्टल बैलेट्स किसके लिए है, सर्विस वोटर्स, इलेक्शन ड्यूटी ऑफिसर्स और प्रिवेंटिव डिटेंशन वालों के लिए। पोस्टल बैलेट में क्या है, आपको आपका जो बैलेट है भेजा जाता है और आप बाय पोस्ट उसको रिटर्न कर सकते हो। सर्विस वोटर्स कौन होते हैं, आर्म फोर्सेस के, पुलिस फोर्सेस जो आउटसाइड स्टेट काम कर रहे हैं, ठीक है, एम्बेसीज में जो बाहर काम कर रहे हैं, उस तरह के जो वोटर्स हैं वो सर्विस वोटर कहलाते हैं। इलेक्शन ड्यूटी ऑफिसर्स आपको पता चल गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो हैं वो भी पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आपको प्रॉक्सी वोटिंग क्या होती है, प्रॉक्सी वोटिंग कुछ नहीं, आपने एक दूसरे व्यक्ति को अपना प्रॉक्सी बना दिया, आपने उनको बोला कि ये मेरी जगह वोट कर सकते हैं। तो इस तरह की प्रॉक्सी वोटिंग जो है सिर्फ सर्विस वोटर्स के लिए है। और सर्विस वोटर्स अभी हमने बताया आपको कौन होते हैं, आर्म फोर्सेस के, पुलिस फोर्सेस जो बाहर काम कर रहे हैं, एम्बेसीज के लोग, इनके लिए प्रॉक्सी वोटिंग की भी सुविधा है। तो इस आर्टिकल में आपको समझना पड़ेगा होम वोटिंग किसके लिए है, पोस्टल बैलेट किसके किसके लिए है, और प्रॉक्सी वोटिंग किसके लिए है। ठीक है, फिर आप फॉर्म 17C आप पढ़ लीजिए, कुछ नहीं, एक सिंपल फॉर्म है जिसमें वोटर्स कौन कौन थे, किसको कितने किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले। ठीक है, ऐसी डिटेल्स आपकी जो जिस फॉर्म में भरी जाती है दैट इज कॉल्ड फॉर्म 17C। बस इतना आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको यहाँ पता होना चाहिए कि अभी तमिलनाडु में जो है, तमिलनाडु पुडुचेरी में क्या हो रहा है कि वहां पर जो आपकी ईवीएम है, वहां पर ब्रेल में आपका, वो ब्रेल में भी लिखा हुआ है कि कौन सा वोटर और कौन सा कैंडिडेट है। ये किसके लिए है, जो ब्लाइंड वोटर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली पार्टिसिपेट कर सकें। पहले क्या होता था कि जो ब्लाइंड पीपल हैं उनको अपने साथ एक कंपेनियन ले जाना पड़ता था जो उनकी मदद करता था वोटिंग करने के लिए। तो इस चीज को दूर करने के लिए क्या हो रहा है, ईवीएम में ही अब ब्रेल में भी लिखा आएगा कि कौन सा कैंडिडेट है, ताकि ब्लाइंड पीपल जो हैं उनको किसी की मदद ना लेनी पड़े, वो इंडिपेंडेंटली अपना वोट कास्ट कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा पहला यूनिट था पॉलिटी पॉलिटी पीटी 365 का। हम जल्द ही आपको सेकंड यूनिट भी कराएंगे। इसी तरह हम छोटे छोटे वीडियोस आपको कराते रहेंगे, और ये वीडियो देखने के बाद आप तुरंत ये जो 5-6 पन्ने हैं इनको रिवाइज करिए। दिस इज द की हाउ टू रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड वील मीट सून।